दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं तुलिका रानी जी के साथ, जो एक बेहद ख़ास मेहमान हैं। इसलिए बेहद ख़ास हैं क्योंकि वो एयरफोर्स की एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। उन्होंने पर्वतारोहण के क्षेत्र में बड़े नाम किए हैं, जिसके चलते उनको रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी मिला है। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, सबसे बड़ा एक ज़रिया होता है, जो भी पर्वतारोही अपना करियर बनाना चाहता है वो माउंट एवरेस्ट ज़रूर फतेह करना चाहता है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं होता है। तुलिका जी से हम ये जानेंगे क्योंकि उन्होंने 2 प्रयास के बाद माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी। इसके अलावा उनको जो पुरस्कार मिला रानी लक्ष्मीबाई, वो इन्हीं पर्वतारोहण के ज़रिए मिला। तुलिका जी खुद जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तमाम युवाओं को प्रेरित करती रहती हैं कि किस तरीके से विफलता के बाद वो सफलता की कहानी को आगे बढ़ा सकें। तो आज हम इन मुद्दों पे बात करेंगे तुलिका रानी जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका। जय हिंद, नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो यही है कि एयरफोर्स में जाने का जो विचार था वो कैसे आया, क्योंकि आमतौर पे जो महिलाएं हैं वो एयरफोर्स को अपने करियर के रूप में कम लेती हैं। हाँ जी, ये बहुत अनकन्वेंशनल डिसीजन था उस समय भी, और आज के समय में भी बहुत महिलाएं नहीं हैं। लेकिन अब जब मैं देखती हूँ तो काफ़ी प्रोग्रेस उस फ्रंट पे हुई है और महिलाएं फाइटर पायलट भी बनी हैं। इनफैक्ट जो हमारे देश की प्रथम 3 फाइटर महिला पायलट्स हैं, मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने उन्हें सैन्य प्रशिक्षण भी दिया है। उनके साथ साथ अन्य हजारों कैडेट्स को जो अब अफसर बन चुके हैं उन्हें भी सैन्य प्रशिक्षण दिया है। लेकिन आपके सवाल का जवाब देते हुए कि मैंने कैसे करियर चुना, उस समय मुझे लगता था कि मेरे अंदर वो प्रतिभा है कि मैं लीड कर सकूं। वीरांगनाएं हमारे देश में हमेशा से ही रही हैं। हम सब रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनते आए हैं, सुनकर बड़े हुए हैं। रानी अहिल्याबाई रही हैं, रानी दिद्दा रही हैं कश्मीर में। तो इतनी बहादुर महिलाएं हमेशा से रहीं, और ये कहना कि वो जज्बा हमारे रक्त में है गलत नहीं होगा। तो मुझे भी जब मैं बड़ी हो रही थी, ग्रेजुएशन मैंने किया, तो मुझे ये आभास हुआ कि मेरी पर्सनालिटी फौज में जाने के अनुरूप है। और मुझे लगता है कि बच्चे अभी भी जब अपना करियर चुने तो हमेशा अंदर झांक कर देखें। आप बाहर के जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनकी बजाय अपनी पर्सनालिटी का आकलन करें और तब ये पता लगाने की कोशिश करें कि आपके लिए कौन सा क्षेत्र सही है। उसी को देखते हुए फिर मैंने एयरफोर्स में जाने का निश्चय किया। और क्योंकि फ़ौज की ज़िंदगी ऐसी है कि वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देती है, पूरे देश में और विदेश में भी ट्रैवल करने का मौका देती है। पूरे देश से आए हुए लोगों को एक टीम बनाकर उनके साथ काम करने का मौका देती है। फिटनेस भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जो ये कैमरेडरी जिसे हम कहते हैं, टीम स्पिरिट, एकजुट होकर काम करना, ये फौज का सबसे बड़ा एक शक्तिशाली पॉइंट है। इन सभी चीज़ों ने मुझे आकर्षित किया, तो इसलिए मैंने फौज में जाने का किस साल ज्वाइन किया और थोड़ी वहाँ की लाइफ क्या रही, क्योंकि टफ लाइफ होती है, कैसे उसको हैंडल किया आपने? मेरा सिलेक्शन हुआ था एयरफोर्स में 2004 में, और 1 साल की गहन ट्रेनिंग के बाद मैं फिर 2005 में दिसंबर 2005 में मैंने एक फ्लाइंग ऑफिसर, एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त किया। तो ट्रेनिंग, आप जैसे हम सभी जानते हैं, कुछ कुछ मूवीज़ में हमने देखा है, वो उसकी एक ग्लिम्स मिलती है। बहुत टफ ट्रेनिंग है। फिजिकल टफनेस के साथ साथ मेंटल टफनेस पे बहुत ज़्यादा जोर रहता है। और जो एक शब्द मैंने अभी कहा था, टीम स्पिरिट, एकजुट होकर रहना, हमारे देश में भी आज इस बात की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि एकजुट होकर रहा जाए, तभी किसी भी संगठन की या किसी भी राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। ये सारे हिस्से थे। तो इतनी टफ ट्रेनिंग होने के बाद मेंटल टफनेस जो रही, उसी ने हमारी नैया वहाँ पर पार लगाई। और मैंने अपने 6 महीने की जो इनिशियल हमारा टर्म हुआ था उसमें अच्छा परफॉर्म किया। अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच थी उसे टॉप किया। तो उसी के बाद मुझे एक अपॉइंटमेंट कैडेट बनने का मौका मिला और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फौज द्वारा दी गई। और उसके बाद एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में, और स्पेशलाइजेशन हमारा रहा वायु यातायात सेवा नियंत्रण, एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग में। तो तब हमें फिर एक वहाँ अधिकारी बनने का मौका मिला। लास्ट में जो मेरा टेन्योर रहा 10 साल की सर्विस में, जो लास्ट 2.5 साल के करीब का टेन्योर रहा,
बहुत ही सौभाग्यशाली मैं रही कि मुझे एयर हेडक्वार्टर्स ने जो हमारी भारतीय वायुसेना एकेडमी है, जहाँ पे भावी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है उनके सिलेक्शन के बाद, उसमें बतौर सैन्य प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में मुझे पोस्टिंग दी। अच्छा। तो उस दौरान मैंने ये भी महसूस किया कि किस तरह से हम एक इंस्ट्रक्टर के नाते जब बिल्कुल रॉ बॉयज़ एंड गर्ल्स आते हैं एकेडमी में सिलेक्शन के बाद, कैसे उन्हें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक सोल्जर में, एक वॉरियर में, एक ऐसे व्यक्ति में जो न सिर्फ अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता है बल्कि अपने साथ साथ अपने मैन की जिन्हें वो लीड कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी ले सकते हैं, अपने से बड़े होकर देश के विषय में सोच सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ मिला। वहाँ हम तो ट्रेनिंग के दौरान ले ही चुके थे अपनी एक इंस्ट्रक्टर के रूप में। ये सौभाग्य रहा कि और भी बहुत सारे भावी अधिकारियों का ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस रहा उसका पार्ट बनने का मुझे मौका मिला। एयरफोर्स के साथ कहाँ कहाँ आपको देश और दुनिया में घूमने को मौका मिला? जी, मेरी पहली पोस्टिंग रही थी इंडिया और भूटान बॉर्डर पर, हाशीमारा, और दूसरी पोस्टिंग मेरी रही थी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर, जामनगर में, तीसरी बख्शी का तालाब लखनऊ में, और चौथी जैसे मैंने अभी बताया एयरफोर्स स्टेशन जो एयरफोर्स एकेडमी है हैदराबाद डुंडीगल में, वहाँ एक सैन्य प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में। उसके साथ साथ टेम्परेरी ड्यूटी पर ऑल ओवर इंडिया हमारी पोस्ट ड्यूटीज़ होती रही। तो काफ़ी एक्सपोजर मिला अपने देश को बहुत नज़दीकी से जानने का। हमारे यहाँ बहुत विविधता है, कल्चर की भी है, और जो जोग्राफिकल विविधता है वो भी है, खान पान में है। तो ये जो विविधता के साथ साथ एकजुट रहने का हमारे देश की क्षमता है, उस पे मुझे बहुत गर्व है। अच्छा, ये जो माउंट एवरेस्ट का योगदान या उसकी जो यात्रा है आपकी, पर्वतारोहण की यात्रा कैसे शुरू, ये शौक कहाँ से लगा आपको? फ़ौज में रहते हुए मुझे मौका मिला, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी जीवन में हम कोई काम करते हैं तो उसके बीज कहीं ना कहीं पहले से हमारे भीतर होते हैं, वो तो शौक के रूप में रहते हैं कहीं पे, जो मौका मिलता है तो हम पूरा करते हैं। जी, तो मेरा प्रकृति के प्रति लगाव बचपन से रहा है, और मैं देखती हूँ कि जो प्रकृति के नियम हैं वो हमारे जीवन पर भी लागू होते हैं। जैसे कि प्रकृति में एक विनाश और सृजन लगातार एक चक्र के रूप में चलते रहते हैं, वही मैं देखती हूँ कि हमारे इंसानी ज़िंदगी में भी चलते हैं। तो ये जो मेरा प्रकृति से लगाव रहा, उसी की वजह से जब मुझे फ़ौज में मौका मिला पर्वतारोहण अभियान करने का, तो मैंने वॉलंटियर कर दिया। अच्छा। और तब एयरफोर्स ने 2009 में एक प्रोग्राम बनाया था अपनी भारतीय महिला अधिकारियों को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई के लिए भेजने का। 2011 में ये प्रोजेक्ट होना था, और 2009 से 11 के बीच 2 वर्ष में ये उनको ट्रेनिंग दी जानी थी। तो मैंने 2009 में इसके लिए वॉलंटियर किया, और उसके बाद फ़ौज की टीम के साथ ही हमने 4 पहाड़ और चढ़ने उस पे अभियान किया हमने, लेह में और इधर गढ़वाल हिमालय में। तो उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर में भी ट्रेनिंग करने का हमें सौभाग्य रहा, और ये देखा कि किस तरह हमारी सेना सियाचिन ग्लेशियर की बहुत ही विषम परिस्थितियों में देश की सेवा कर रही है। इन सब ट्रेनिंग के बाद, इतने डिफरेंट ऑल्टीट्यूड के और टेक्निकलिटी के पहाड़ चढ़ने के बाद 2011 में भारतीय वायुसेना की टीम माउंट एवरेस्ट पर गई, जिसका मैं भी हिस्सा थी। और लेकिन किन्हीं कारणोंवश फिर थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आया, और हालांकि मेरी टीम के कुछ लोग सफल रहे अपना झंडा वहाँ लहराने में, लेकिन मुझे वापस आना पड़ा। थोड़ा ये हाफ वे से ज़्यादा मैं ऊपर पहुँच गई थी, 22,000 फीट के करीब, पर कुछ कारण ऐसे बनते गए कि मुझे वहाँ से वापस आने का निर्णय लेना पड़ा। और वही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया, क्योंकि जब इंसान विफल हो जाए उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है जीवन में, वही उसके आगे का भविष्य निर्भर करता है। जी, तो पहली विफलता जब जीवन में मिली वहाँ, तो आप जान ही सकते हैं कि जब भी कोई इंसान विफल होता है, हम सब उम्र के इस पड़ाव में हैं, हमारे आगे के जो बच्चे हैं, जनरेशंस हैं, वो भी इन चीज़ों को महसूस करेंगे जीवन में कि विफलता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, उससे हम बच नहीं सकते हैं। लेकिन जब विफल हो जाएं
तो दुनिया कैसे रिएक्ट कर रही है या एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, खुद को कैसे संभालना है। हाँ जी, इन चीज़ों पे ध्यान ना देने की बजाय अपने अंदर झांकें। अगर आप आंतरिक विश्लेषण करेंगे तभी आपकी प्रोग्रेस संभव हो पाएगी। नहीं तो अगर आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अपनी विफलता को जस्टिफाई कर दिया तो आपकी ग्रोथ बंद हो जाएगी। तो तब मैंने फिर से निश्चय किया माउंट एवरेस्ट पर जाने का, अगले साल 2012 में। इस बार मैंने अपनी छुट्टी ली और अपना ही पैसा मुझे लगाना पड़ा। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं क्योंकि मैं एक फौजी अधिकारी थी, तो बाहर से स्पॉन्सरशिप मिलने में थोड़ी दिक्कत थी। प्रेस से हमारा इंटरेक्शन तब हो नहीं सकता था नियम की वजह से, तो पब्लिसिटी नहीं मिलती। और फौज में ऐसा कोई प्रेसिडेंस नहीं था कि कोई अधिकारी छुट्टी लेकर माउंट एवरेस्ट की तैयारी करने जाए। तो हालांकि फौज से मुझे इक्विपमेंट वगैरह मिले और बाकी सपोर्ट मिला, लेकिन जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है वो मुझे अपने आप मैनेज करना पड़ा। अपनी सेविंग्स निकाल के अपने घर की तरफ से भी सपोर्ट रहा। तो उस समय पे जब इतना एक अलग सा डिसीजन मैंने लिया, तो ड्यूटी करने के साथ साथ फिर फिजिकल फिटनेस भी मेंटेन करनी थी, क्योंकि एवरेस्ट जैसे पहाड़ पे अगर आप चढ़ने जा रहे हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, डेंजरस है, पहाड़ पे चढ़ना ऐसे सबसे कठिन काम होता है जी, वो भी एवरेस्ट जी, मृत्यु क्षेत्र में आता है। हर साल वहाँ 10-12 मृत्यु होती ही हैं। तो अगर उसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको एक्सट्रीम लेवल की फिजिकल फिटनेस चाहिए। तो मुझे 8 घंटे के करीब 7-8 घंटे रोज वर्कआउट करना होता था, और फौज की नौकरी के साथ साथ वो 7-8 घंटे निकाल पाना बड़ा मुश्किल था। पर मेरा मानना है कि जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप रास्ते निकाल लेते हैं। तो इसीलिए कभी सुबह 4 बजे उठ के दौड़ने जाना, कभी रात को 10 बजे दौड़ने जाना अकेले, वो सब मैनेज करते हुए। कितने दिन की ये तैयारी रही और उसके बाद आपने चढ़ाई शुरू की? जी, तो अगर मैं देखूं टोटल 2012 में मेरा अभियान सफल रहा एवरेस्ट पर। तो 2012 से पहले की तैयारी तो टोटल 3 साल की रही, और मेरे 2011 के विफल प्रयास के बाद 2012 के बीच में 1 साल का समय रहा जब मेरा पूरा फोकस अपनी नौकरी के साथ साथ फिर एवरेस्ट की तैयारी करने पर लग गया। तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म से मैं ये भी बताना चाहूँगी जो हमारे आगे की जनरेशन है उनको, कि जब भी आप कोई बहुत बड़ा काम करने की तैयारी कर रहे हैं तो बाकी डिस्ट्रैक्शंस को एक तरफ रख दीजिए, और जो आपका लक्ष्य है आप कुछ समय के लिए पूरी तरह से उस पर डेडिकेटेड हो जाइए। यही स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि जब आप अपने रोम रोम में सिर्फ एक ही चीज़, एक ही सपने को भर लेते हैं, तब वो सपना साकार हो जाता है। तो मैंने 1 साल तक फिर यही प्रक्रिया की, फिजिकल भी और मेंटल लेवल पर भी अपनी तैयारी की। 2012 में मैंने अपनी इंडिविजुअल एक्सपीडिशन लॉन्च की एवरेस्ट पर, और काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स और रोमांचक क्षणों के बाद, जीवन मरण के मौक़ों के बाद 26 मई 2012 को अंततः हम भारत का झंडा और अपने इंडियन एयरफोर्स का भी ध्वज माउंट एवरेस्ट पर लहराने में सफल रहे। बहुत ही हम्बलिंग मूवमेंट था। ह्यूमिलिटी मुझे लगता है कि सबसे बड़ा गुण इंसान में होना चाहिए। जब भी हम कुछ प्राप्त कर लें तो भगवान को भी धन्यवाद करना चाहिए, और उन लोगों को भी जिन्होंने हमें सहयोग दिया है, जाने अनजाने, छोटा बड़ा। तो तब एक ऐसा मौका रहा कि अपने देश का झंडा लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्थान पर जब आप खड़े होते हैं तो एक अलग ही अनुभूति है वो। और आप उत्तर प्रदेश की पहली महिला हैं। जी, तो ये सौभाग्य रहा मेरा कि मैं उस समय विभाजित उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला बन सकी, माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा झंडा फहराने वाली। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे पैर में फ्रॉस्ट बाइट हो गया था। अच्छा। क्लाइम करते समय लास्ट लेग जो हम क्लाइम कर रहे थे मृत्यु क्षेत्र में, वो 26,000 फीट से ऊपर की चढ़ाई है, 3,000 फीट और टेम्परेचर -30 -40 के बीच होवर करता है। तो उस समय पे मुझे पैर में, जिसे हम शीतपात कहते हैं, फ्रॉस्ट बाइट, वो हो गया था। मेरी पैर के अंगूठा और उंगली दोनों बिल्कुल कटने की स्थिति में आ गए थे, एकदम रॉ हो गए थे, शेप वगैरह सब निकल गई थी, सारे नाखून निकल गए थे 10 के 10 पैर के। तो जब मैं वापस इस स्थिति में आई, मुझे 3 महीने अस्पताल में रहना पड़ा, और तब फिर सबने ये फिर से कहना शुरू किया कि अब माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया, अब आप शांति से बैठ जाइए, अब खत्म कीजिए। लेकिन देखिए, जीवन में एक सपना पूरा होने के बाद दूसरा सपना आना चाहिए, और नहीं आया और हम अपने कंफर्ट जोन में फिर से लैप्स हो गए, तो फिर वही बात है कि हमारी ग्रोथ बंद हो गई। जब तक जिंदा हैं तब तक सपने भी होने चाहिए, संघर्ष भी होना चाहिए,
और वही जीवन की चरम पराकाष्ठा है। और एक ये भी कि आप जब अपने लिए काम कर लें तो समाज को भी देना शुरू कर दें। तो मेरे फ्रॉस्टबाइट होने के बाद मैंने फिर से अपने आप को रिवाइव किया एक तरह से, और दोबारा से क्लाइंब करना शुरू किया। ट्रैक्स करने शुरू किए पहले, क्योंकि मेरे पैर में पट्टियाँ बंधी रही 2 साल तक लगातार, मैं रोज़ पट्टी बांधती रही और उसके बाद भी चढ़ती रही। इसी बीच मुझे भारतीय वायुसेना अकेडमी में भी एज इंस्ट्रक्टर पोस्ट किया गया। तो मैंने कोशिश की कि मैं बिल्कुल एक मॉडल बन सकूं और रोल मॉडल बन सकूं अपने कैडेट्स के लिए। और उसके बाद मैंने 17 पहाड़ और चढ़े। 17 ट्रैक्स और माउंटेनिंग एक्सपीडिशंस मैंने देश विदेश में किए। तो अभी टोटल 24 पर्वतारोहण और ट्रैकिंग अभियान हो चुके हैं। फिर किलिमंजारो में जो अफ्रीका की हाईएस्ट चोटी है, वो भी मैंने 2016 में अफ्रीका में चढ़ी। और एल्ब्रूस मैंने अभियान किया, रशिया की जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में मैंने बहुत सारे पहाड़ उसके बाद क्लाइम किए। तो माउंटेनियरिंग का सफ़र ऐसा रहा है कि आंतरिक क्षमताओं से परिचय का सफ़र रहा है। प्रकृति के साथ तो एक तारतम्य मेरा हमेशा से रहा, बट पर्वतारोहण ने मुझे अपने आप से परिचय कराया है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट फतेह करने के बाद क्या लगता है कि बाकी जो पहाड़ हैं वो छोटे हो गए? अब तो मैंने मतलब एक आत्मविश्वास आ जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि हर चुनौती अपने आप में एक नई चुनौती है। हर दिन जैसे एक नया दिन है, वैसे ही हर पहाड़ एक नया अवसर है आपको आपको प्रूव करने के लिए। जैसे मैं जब ईरान में एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, 2015 में मैं वहाँ चढ़ी और सौभाग्य रहा फिर से कि मैं प्रथम भारतीय महिला बनी एशिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी को चढ़ने वाली। तो हालांकि वो ऑल्टीट्यूड में छोटा है एवरेस्ट से, लेकिन उसके बावजूद उसके चैलेंजेस अपने हैं। उसके अपने ज्वालामुखी है, सक्रिय है, तो चोटी के पास से सल्फर निकलता रहता है गैस। और वैसे ही पहाड़ पे जब आप ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन कम होती है, उसमें सल्फर और मिलके सांस में आ रही हो तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसका अपना चैलेंज था। किलिमंजारो चढ़ने का अपना खुद का चैलेंज था। जनरली लोग उसे 8 से 9 दिन में करते हैं और मैंने उसे 6 दिन में क्लाइम किया। तो मैंने टाइम भी कट शॉर्ट किया, प्लस बहुत जल्दी उसका ऑल्टीट्यूड गेन होता है। जल्दी से आप बहुत ऊंचाई गेन कर लेते हैं, तो शरीर को उससे कोप करने में दिक्कत होती है। वो मैंने 6 दिन के अंदर उसकी चढ़ाई की। तो ये सारे अभियान अपने आप में अलग अलग रोमांचकारी रहे। फिर आपने किताब लिखी बियॉन्ड द वॉल। ये किताब एवरेस्ट की जो चढ़ाई थी तुलिका रानी जी की, उसके बारे में है। क्या क्या इस किताब में है, थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, तो ये किताब एक तरीके से मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि मैं कहना चाहूँगी कि जब मैंने 3 महीने वो अस्पताल में गुजारे थे, तब ये किताब बियॉन्ड दैट वॉल, रिडेम्पशन ऑन एवरेस्ट मैंने लिखी थी, इसकी मैन्युस्क्रिप्ट। क्योंकि अस्पताल का एनवायरनमेंट आप जानते हैं बहुत डिप्रेसिंग जैसा हो जाता है कभी कभी। मेरे बगल में जो ये बेड हुआ करता था, उस पर कई लोगों से की कैंसर से मृत्यु हुई। फिर मैंने वहाँ बहुत ह्यूमन सफरिंग भी देखी। जैसे कभी कभी मुझे गौतम बुद्ध की याद आती थी, उन्होंने भी वो सफरिंग्स देखी थी इंसान की, और उनके अंदर वो परिवर्तन हुए। तब वो 16 बेड वाले वार्ड में जब मैंने बहुत लोगों को वहाँ सफ़र करते हुए देखा, तो मुझे ये पता चला कि ज़िंदगी में जो भी क्षण हमारे पास है, जिसमें हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, उसका हमें पूरा उपयोग करना चाहिए। और इसीलिए मैंने उस अस्पताल के बिस्तर पे बैठे हुए, जब मेरे पैर बिल्कुल उंगलियां कटने को हो रही थी, तो ये किताब लिखी। और उसके बाद इसमें मैंने ये लिखा कि माउंट एवरेस्ट किस तरह से चढ़ा गया, लेकिन एक विफलता के बाद दूसरा सफल प्रयास करने के बीच सिर्फ फिजिकल तैयारी नहीं रही, वो मेंटल लेवल पर तैयारी बहुत ज़्यादा रही। विफलता को कैसे लिया जाए, उतना समय जब हम विफलता को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं सफलता में, वो समय कैसे निकाला जाए, इंसान क्या क्या वो गुण अपने अंदर लाए जिससे कि अल्टीमेटली वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। देखिए, दुनिया की नज़रों में आप सफल हैं या विफल, ये बहुत अलग बात है, लेकिन अपनी नज़रों में क्या आपने अपना पोटेंशियल पूरी तरह से उपयोग किया है? क्या आप अपने प्रयास से संतुष्ट हैं? तो कोई भी काम जीवन में करें, अपने लिए करें, अपनी संतुष्टि के लिए करें, उससे समाज का भी भला होगा। और बाकी जो चीज़ें आएंगी, फेम है, ग्लोरी है, नाम है, ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं।
वो आ जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन वो एम नहीं होना चाहिए। तो तब ये किताब लिखी गई। कितना समय लगा आपको किताब लिखने और फिर पब्लिश होने में? लिखी गई तो मैंने 3 महीने वहाँ पे पहले इसका ड्राफ्ट बनाया, उसके बाद मैंने क्लोज टू 1 ईयर में इसकी पूरी एडिटिंग वगैरह सब करके इसको मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में तैयार कर दिया। लेकिन पब्लिशिंग का जब बात आई तब बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप किताबें पढ़ने में लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, और स्पेशली आपने एडवेंचर की किताब लिखी है, ज़्यादातर लोगों को पर्वतारोहण के विषय में बहुत जानकारी नहीं है। ये 2012 की बात है, आज तो थोड़ी जानकारी होने लगी है, लोग उत्साहित हैं इस फील्ड के प्रति और मुझे अच्छा लगता है देख के। उस समय की बात है। तब फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये किताब बियॉन्ड दैट वॉल सिर्फ एक पर्वतारोहण की कहानी नहीं है, ये कहानी है संघर्ष की, ये कहानी है विफलता को सफलता में बदलने की और जो गुण चाहिए उन गुणों को सामने लाने की। ये कहानी है जूझने की बेसिकली, जो जीवन में हर व्यक्ति करता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, ज़रूरी नहीं है आप पहाड़ चढ़ें। हम हर दिन अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई एग्ज़ाम क्लियर करने का पहाड़ हो, चाहे दुनिया के जिसे हम कहते हैं अनफेयरनेस उससे जूझने का पहाड़ हो, कोई भी हो। तो किस तरह से उन पहाड़ों पे चढ़ा जाए, वो उसकी कहानी है। अच्छा। इसलिए मुझे विश्वास था, और 9 साल तक मैंने देश विदेश में बहुत सारे पब्लिशर्स को अप्रोच किया, वो मेल अभी भी रखी हैं। क्लोज टू 18-20 पब्लिशर्स ने इसे रिजेक्ट किया, लेकिन उसके बाद पिछले साल दिल्ली से ये किताब पब्लिश हुई है। और फिर से एक कहानी नई इस किताब के साथ बनी कि एशिया के सबसे बड़े बुक फेयर, अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता बुक फेयर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है और दुनिया का तीसरे बड़े बुक फेयर में आता है, उसमें ये किताब पिछले साल प्रदर्शित की गई। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने इसे बल्क में खरीद कर अपने बच्चों को गिफ्ट किया, अपने स्टाफ को गिफ्ट किया। तो जितना अच्छा रिस्पांस इस किताब का आया, मुझे लगा कि वो 9 साल का संघर्ष मेरा सफल रहा। अच्छा, ये तो किताब का एक सफ़र था। क्या कभी पब्लिशर ने या जो रीडर है उसने ये भी डिमांड की कि अंग्रेजी की जगह हिंदी में होती तो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती? हाँ जी, बिल्कुल। ये ओरिजिनली मैंने इंग्लिश में लिखी है, लेकिन इसका हिंदी संस्करण मैं खुद ही लिखूंगी। अच्छा। क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखती हूँ। मैं कविताएं भी लिखती हूँ दोनों ही भाषाओं में। तो इसका हिंदी संस्करण बहुत जल्द आएगा, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हमें गर्व है उस पर। इंग्लिश एक भाषा है, और अगर हमें आती है तो हम बाहर देश विदेशों में अपनी बात भी कहने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये किताब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा चुकी है, और अब जल्दी ही इसका हिंदी संस्करण मैं लेकर आऊँगी। जी, बहुत बधाई। अच्छा, इनके अलावा आप बहुत सारे मोटिवेशनल शोज़ करती हैं, टॉक शोज़ करती हैं, लोगों को समझाती हैं। किन किन विषयों पे आप ज़्यादा इंटरेक्ट करती हैं? जी, मेरे मोटिवेशनल स्पीकिंग का क्षेत्र, मैंने फ़ौज के बाद बाहर आने के बाद ज़्यादा इस क्षेत्र में मैं आई हूँ। हालांकि बचपन से मैं स्टेज पर रही हूँ, और मुझे लगता है स्टेज और पब्लिक स्पीकिंग इज़ सेकंड होम टू मी। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ बातचीत करने में लोगों से, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स एक बहुत ही इंट्रिगिंग क्रीचर हैं। उनके अंदर इतनी अपार क्षमता है अच्छा होने की भी और साथ में बुरा होने की भी। आवश्यकता है अच्छाई को बढ़ाने की और बुराई को कम करने की। तो मैंने अपना पहला भाषण, अगर मैं कहूँ तो 5th क्लास में दिया था, और उसके बाद लगातार मैं स्टेज पर बोलती रही। फौज से निकलने के बाद अब कुछ ज़्यादा ये शोज़ हुए हैं। टेडेक्स भी हो चुका है, टोस्ट मास्टर्स की नोट स्पीकिंग में भी मैं हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में, इंग्लैंड में, बल्गेरिया, इटली, मलेशिया, सिंगापुर, इन देशों में बोल चुकी हूँ। और हमारे देश में भी दिल्ली में कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ में, हर जगह मेरे टॉक शोज़ होते हैं। मैं बोलती हूँ मानसिक शक्ति पर, क्योंकि जी, इंसान शरीर, मन, आत्मा, इन 3 कंपोनेंट से बना है। अपार्ट फ्रॉम दैट पंचभूत, जिन्हें हम कहते हैं पंच तत्व, उससे हमारा शरीर बना है, लेकिन वो एनर्जी जो है वो हमारी आत्मा से आती है, मन से आती है। जैसे हम कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो चाहे वो कोविड के द्वारा उत्पन्न परिस्थिति हो जो अचानक आई और बहुत विषम थी, चाहे वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली कठिनाइयाँ हों, शारीरिक से ज़्यादा और एक्सटर्नल रिसोर्सेज से ज़्यादा हमारी मानसिक शक्ति की आवश्यकता है हमें अपने जीवन को सफल बनाने में। तो मेरा जो टॉपिक्स हैं टॉक के, एक तो ये है मेंटल, हाउ टू
ओवरकम आवर मेंटल ब्लॉकेजेस, क्योंकि हमारे अंदर जो ये वॉल है, जैसे मैंने इस किताब का जो टाइटल रखा बियॉन्ड दैट वॉल, ये वॉल बाहर की वॉल्स के साथ साथ जो हमारे अंदर दीवारें हैं वो हमें सबसे पहले चढ़नी है, उन पे सफलता प्राप्त करनी है। तो मैं इस विषय में बात करती हूँ कि किस तरह से हम अपने अंदर जो हमारे कुछ इनहिबिटिंग फैक्टर्स हैं उनको कॉन्कर करें पहले, और तब बाहर की दुनिया में जाएं एक आत्मविश्वास के साथ, एक दृढ़ विश्वास के साथ कि काम संभव है। दूसरा, महिलाओं के विषय में, मैं खुद एक महिला हूँ और मैं जानती हूँ कि महिला होने के नाते कुछ चैलेंजेस हमें डिफरेंट फेस करने पड़ते हैं, कुछ एडिशनल चैलेंजेस महिलाओं को, बच्चियों को फेस करने पड़ते हैं। तो किस तरह से समाज की सोच भी बदले। जैसे मैंने अभी कहा था कि जब हम इंडिविजुअल स्तर पर कोई उपलब्धि प्राप्त करते हैं, वो सिर्फ हमारी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, उससे हमारे समाज में एक सोच में परिवर्तन आता है और बहुत सारे बच्चों के लिए आगे रास्ता खुलता है। तो मैं इस विषय पे भी बात करती हूँ कि कैसे बच्चियों को, बेटियों को, महिलाओं को समान अवसर मिलें, उनकी क्षमताएं समान हैं, पढ़ने के अवसर हों, काम करने के अवसर हों, अपने जीवन के निर्णय लेने के अवसर हों। ये हुआ। और दूसरा है पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हम सभी प्रभावित हैं, हो रहे हैं लगातार, तो मैं उस विषय पर भी बोलती हूँ। तीसरा है प्रकृति। अच्छा, प्रकृति के जितने सानिध्य में आप रहेंगे उतने ही संतुष्ट और शांत रहेंगे, जीवन के मूल्यों का उतना ही ज्ञान हमें होता चला जाएगा। और हम जो इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं आज, डिजिटल वर्ल्ड है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे प्रेशर्स हैं, हर एज ग्रुप पर हैं, बच्चे से लेकर एडल्ट्स और एल्डरली, सब पर एक बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है। लेकिन प्रकृति के सानिध्य में रहकर हम वो प्रेशर्स झेल सकते हैं, अपने आप को काम रख सकते हैं। तो मैं उस विषय पर भी बोलती हूँ। अच्छा जी, 175 करीब टॉक शोज आपके हो चुके हैं। जी 175 टॉक्स हो चुके हैं। और मुझे लगता है मोटिवेशन, देखिए आंतरिक मोटिवेशन तो होता ही है, हर व्यक्ति अगर खुद के भीतर से वो मोटिवेशन ला सके उससे अच्छा कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी हमें आवश्यकता पड़ती है किसी दूसरे को हमें बताने की, क्या चुप साध रहा बलवाना, तो ये बताने की आवश्यकता पड़ती है कि बलवान हैं आप तो चुप क्यों साधे हैं। यही काम मेरा है आज, बच्चों को ये बताने का, हर स्तर पर। रोटरी इंटरनेशनल में भी मेरे टॉक्स हुए और उसमें एल्डरली लोग भी थे। जब मेरी वहाँ टॉक हुई तो उन्होंने कहा कि हम आपसे रिलेट कर पाए कि मेरी उम्र उनसे आधी है, लेकिन फिर भी इंसान होने के नाते हम सब अपनी अपनी उम्र के संघर्षों से गुजरते हैं और हम सबको आवश्यकता है किसी ऐसे व्यक्ति की जो हमें बता सके कि हमने अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी है अभी तक और आगे जी सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये कार्य इस समय मेरा है। इसी के चलते लखनऊ प्रशासन ने भी मुझे, जो हमारे चुनाव आयोग का वोटर जागरूकता प्रोग्राम है स्वीप, तो गत विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के मुझे स्वीप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था लखनऊ ज़िले का। उसी के तहत मुझे हर वर्ग से समाज के मिलने का मौका मिला। नेहरू युवा केंद्र जो खेल मंत्रालय के अंतर्गत है, उन्होंने, और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने, हमारे जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, डीएम हैं लखनऊ के, उनके सानिध्य में ये सारे प्रोग्राम्स किए गए, जिसमें मुझे हर स्तर पर बच्चों से, स्टूडेंट से, गांव में जाकर, शहरों में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, एल्डरली लोगों से, इन सब से बात करने का मौका मिला और उन्हें ये बताने का कि उनके पास ताकत है और उसका प्रयोग वो अपने जीवन में भी करें और देश के लिए भी करें। जी, तो भगवान मेरे ऊपर दयालु रहे हैं इस समय। तो ये तुलिका रानी जी के साथ हमारी बातचीत थी। देखिए, उन्होंने अपनी जो विफलता थी उसको सफलता के रास्ते पे कैसे आगे बढ़ाया, ये उनकी किताब में भी है और उनकी बीच जो हम लोगों की अभी बातचीत हुई है उसमें भी है। आपके लिए यही एक फुटनोट हो सकता है कि जो भी लोग विफल हो रहे हैं उसको, विफलता को ये मत माने कि हाँ अब हम आगे बढ़ नहीं सकते, उसके ज़रिए हमें सफलता के सफ़र पे आगे चलना है। तुलिका जी की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है और फिर मुलाकात होगी किसी और कहानी के साथ। बहुत शुक्रिया तुलिका जी आपका, धन्यवाद। और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा। तुलिका रानी जी से आपको कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं, उन सवालों का जवाब हम ज़रूर देंगे। थैंक यू।